लेकिन चलिए आज फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने सीआरपीसी को खत्म किया था। सीआरपीसी के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो प्रोसीजरल लॉ था उसे हमने देखा, बेयरली उसका आइडिया लिया। आर यू रेडी? यस सर। फ्रेंड्स, अब हम क्रिमिनल साइड से सिविल साइड की ओर थोड़ा सा आपको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक कंसेप्ट के अंदर ही हैं लीगल सेक्शन के। लॉ को हमने पढ़ लिया, लॉ के डिवाइड भी कर लिया, कितनी तरह के लॉ हैं। उन सब चीजों को थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहूंगा आपको क्रिमिनल एक्ट से सिविल एक्ट की ओर ले जाने से पहले, तो क्योंकि वो जरूरी है। अदरवाइज जो पिछला आपने देखा है वो रिकैप नहीं होगा अगर, तो आई डोंट थिंक कि आप उसको आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। है वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको तब्दील करके आपके सामने रखूंगा और फिर चलेंगे आगे क्रिमिनल साइड की ओर, सिविल साइड की ओर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा, इन इंडिया, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, there are 4 types of laws. You know well, there are 4 types of laws: criminal law, civil law, common law and statutory law. इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। जस्ट फॉर योर, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पिछली चीजें याद हो जाए, ताकि अगली कनेक्टिविटी आपकी अच्छी से चल पड़े। फॉर दैट कनेक्टिविटी वी हैड डिस्कस्ड द कैटेगरीज ऑफ लॉ. What are the categories? There were 2 types of categories we had discussed. One is civil law and other is criminal law. Is it right? Next one. Now we had already discussed about criminal law. I will not go into that now. But on the second, another way, on the other hand, we are today discussing about civil law. So मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करूंगा सिविल प्रोविजंस के ऊपर, जो लॉ के अंदर, भारतीय लॉ सिस्टम के अंदर दिए गए हैं। तो कृपया जरा ध्यान से सुने उसको। व्हाट इज सिविल लॉ? सिविल लॉ इज लॉ दैट लुक्स एट एक्शंस दैट आर नॉट द क्राइम्स। ऐसे एक्शंस जिसे क्राइम की परिभाषा में नहीं डाला जा सकता। Civil law deals with disputes between organizations and individuals. Very clear? The disputes between some organizations or some private individuals, उनके बीच के जो विवाद हैं, उन्हीं को हम सिविल लॉ के अंदर लेकर आते हैं। डिफरेंट स्टैट्यूट्स हैं, डिफरेंट कोड्स हैं, लेकिन सिविल लॉ की जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल, उनके अंदर के जो डिस्प्यूट्स हैं, उन्हीं को देखा जाएगा। फर्दर इट कवर्स डिफरेंट एरियाज सच एज डेफेमेशन, custody of children, right to education, divorce, property disputes, ownership issues, copyright act, insurance claims, etc. These are the some examples. इन्हीं के अंदर मैंने वो एक्ट भी डिस्कस कर लिए जो कि बेसिकली सिविल लॉ में आते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, तो यहां ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या फिर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं सिविल लॉ के अंदर। लेकिन सिविल लॉ में क्राइम का कोई कंटेंट नहीं है, क्राइम का कोई कंटेंट नहीं है, यहां लायबिलिटीज का कंटेंट है। थोड़ा आगे देखते हैं जरा, चलिए आगे बढ़िए। मेजर डिफरेंस क्या क्या है सिविल लॉ के अंदर? सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैं सिविल के जो पार्ट्स हैं, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट, जो फ्यूचर में हमारे जितने भी एक्ट कोड्स आएंगे उनको समझने के लिए, सिविल साइड का जो फॉर्मेट है उसको समझने के लिए वंस अगेन इन अ ब्रीफ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। और शायद जिन्होंने क्लास नहीं ली थी पिछली क्लासेस, उनके लिए थोड़ा सा ये वैल्यूएबल रहेगा, और जिन्होंने क्लास शुरू से रखी है उनके लिए ये एक रिविजनरी काम होगा। तो लीजिए, सिविल लॉ के अंदर क्या करते हैं? सिविल लॉ
solves disputes of organizations or individuals. Wrongdoer will have to compensate the affected party. Compensate. यहाँ compensation की बात होगी. In any way, in the nature of kind or in the nature of money, किसी भी तरह से compensate हो सकता है. It deals with rights and liabilities regarding property, contracts, money, matrimonial and family disputes, as I had already discussed. तो इसमें जितने भी इस तरह के डिस्प्यूट प्राइवेट पार्टीज के साथ होंगे वही सिविल लॉ के अंदर आएंगे. तो इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सिविल लॉ इज इनिशिएटेड बाय द एग्रीड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन. सिविल लॉ में जो भी, क्यों क्राइम के अंदर इनिशिएट कौन करता था? एफआईआर दर्ज होगी या कोर्ट के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे तो या तो पुलिस शुरू करेगी, इनिशिएट करेगी प्रोसीडिंग को इन्वेस्टिगेशन से, या फिर कोर्ट के अंदर जब डायरेक्टली कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट होगी तो कोर्ट इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग्स को एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एजेंसी. लेकिन यहां पर कोई भी सिविल केस होगा, कीप इट इन योर माइंड, एवरी सिविल केस it is to be initiated by some aggrieved party. जिसको नुकसान हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है या जिसको हानि पहुंचाई जा रही है, वो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेंटिफ कहते हैं. You know this word very well, plaintiff. And on the other way, other side कौन होगा? Second party in the list of array of list जो हमारी सूट की रहती है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होता है. तो प्लेंटिफ ऑलवेज इज द एग्रीव्ड पार्टी हु इज सीकिंग क्या? अपने लिए अपने राइट्स क्लेम कर रही है, अपने कंपनसेशन क्लेम कर रही है, जो रॉन्ग उनके साथ हुआ है उसके बारे में कोर्ट के अंदर अपना केस लेकर आ रही है. तो ये है प्लेंटिफ, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल. नेक्स्ट देखते हैं. इन केस ऑफ सिविल लॉ, टू स्टार्ट द केस, द एग्रीड पार्टी नीड्स टू फाइल ए केस इन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल. ये भी हमने पढ़ लिया था. पहले तो प्लेंटिफ होना जरूरी है, उसके साथ साथ प्लेंटिफ को क्या करना है? प्लेंटिफ को कोर्ट के अंदर केस दायर करना है, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन पार्ट, पुलिस एंड कोर्ट. लेकिन यहां पर अपने आप प्लेंटिफ को करना पड़ेगा और कोर्ट के अंदर डालना पड़ेगा. क्रिमिनल साइड में क्या है? क्रिमिनल साइड में स्टार्टिंग में कोर्ट में नहीं होता, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इंक्वायरी होगी, तब कोर्ट में आएगा, उसके बाद अगला प्रोसेस चलेगा. लेकिन यहां पर जो भी सिविल प्रोसीडिंग शुरू करनी है, उस प्रोसीडिंग में क्या करना है? आपने कोर्ट के अंदर केस करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव यही है कि सेफ गार्ड करने हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीव्ड है, उनके क्या करने हैं? राइट्स को सेफ गार्ड करना है और उनकी कंपनसेशन को एंश्योर करना है जितना उनको लॉस हुआ है. तो ये सिविल साइड का. और सिविल साइड में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है. क्रिमिनल केसेस में वी आर डिस्कस्ड वेरी एलोबरेटली, एवरी पर्सन हु इज गिल्टी, कल्पेबल, वो जो आरोपी है उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा. प्रोसिक्यूट बोला जाएगा उसको, जो भी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चलेगी कोर्ट के अंदर. लेकिन दूसरी तरफ स्यू किया जाएगा, उसको हम कहेंगे स्यूड. हमने दावा फाइल कर दिया, आई हैड स्यूड द सूट. ठीक है. और कंप्लेंट कौन होगा? कंप्लेनेंट होगा प्लेंटिफ. इसमें सिविल साइड में, क्रिमिनल में प्रोसिक्यूट एंड इधर स्यूड. ये याद रखना बेसिक चीज है. इन केस ऑफ सिविल लॉ देयर इज नो पनिशमेंट लाइक क्रिमिनल लॉ. कोई सजा नहीं होगी, जेल नहीं होगी, फांसी नहीं होगी, किसी भी तरह की सजा नहीं होगी. लेकिन यहां एग्रीड पार्टी को, प्लेंटिफ को जो
कोई भी नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा बाय वे ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। क्रिमिनल साइड में कुछ और है, वहां सजा हो सकती है, हीनियस क्राइम में कुछ और है, सिंपल क्राइम में कुछ और है ना, तो वो अलग अलग चीजें है, उसमें अंदर नहीं जाऊंगा मैं अब। लेकिन सिविल की बात हो रही है तो सिविल साइड की ओर ये चीज है, एग्रीड पार्टी को कंपनसेशन मिलेगा पनिशमेंट के तौर पर, फिजिकल कोई सजा नहीं मिलेगी, राइट। नेक्स्ट वन था, इन केस ऑफ सिविल लॉ द पावर ऑफ द कोर्ट इज टू पास जजमेंट और injunction to compensate for damages caused to the aggrieved party। यहां जजमेंट होगी, डिग्री पास होगी, इंजंक्शन किसी को रोका जा सकता है, किसी को मैंडेटरी इंजंक्शन में कुछ दिलाया जा सकता है सिविल साइड के अंदर। ये तब मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि आगे के जो हमारे टॉपिक से हम 5, 7, 10 दिन जो चलेंगे वो सिविल साइड ही चलेगी। उसके बाद हम आईपीसी के ऊपर आएंगे या किसी और क्रिमिनल एक्ट के ऊपर आएंगे। एक ये प्रोसेस है, उसको समझना जरूरी है, ये माइंड में रखना जरूरी है। दिस इज द थ्रेशहोल्ड कि आपको मैं स्विच ओवर कर रहा हूं क्रिमिनल से सिविल की ओर। सिविल लॉ के अंदर जो केसेस हैं, जो डिफेंडेंट है उसको ये माना जाएगा कि वो आइदर लायबल है या नॉट लायबल। किसी एग्रीड ने दावा दायर किया प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ, तो कोर्ट ने क्या करना है, जजमेंट पास करनी है, डिक्री पास करनी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है। आइदर द सूट विल सक्सीड और इट विल बी डिसमिस्ड। जब सूट डिक्री हो गया प्लेंटिफ का, प्लेंटिफ एग्रीड के हक में हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के हक में हो गया या इंडिविजुअल के हक में, कोर्ट ने फैसला कर दिया, जजमेंट दे दी, तो उस वक्त जो डिपेंडेंट है उसको लायबल कंसीडर किया जाएगा टू गिव द कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ जो उसने डैमेज किया है। किसी भी तरीके से हो सकता है, इन मनी और इन एनी काइंड, या उसको रोका जा सकता है, यू शुड नॉट डू दिस थिंग, या उसको डायरेक्शन हो सकती है कि यू हैव टू डू दिस थिंग। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंजंक्शन। व्हेन वी विल डिस्कस द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वहां मैं आपको बताऊंगा कि इंजंक्शन किस किस तरह से रहते हैं और उसको हम सिविल साइड के अंदर कैसे यूज करते हैं। वेट करना है उसके लिए थोड़ा सा। या फिर सूट डिसमिस हो गया अगर, तो वहां पर नॉट लायबल होगा, तो प्लेंटिफ कुड नॉट प्रूव देयर केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोंडेंस के तहत नहीं कर पाए प्रूव कोर्ट में, तो वो क्या होगा, सूट डिसमिस होगा और द डिफेंडेंट विल बी कंसीडर्ड एज नॉट लायबल। याद आ गया ना आपको सभी जो पीछे हमने किया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेजर कैटेगरीज विद इन द लॉ। मेजर कैटेगरीज लॉ के अंदर क्या क्या है, उसमें हमने पढ़ा, वन सब्सटेंटिव लॉ एंड अदर इज प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है, उनको थोड़ा सा देखना है हमें। सब्सटेंटिव लॉज आर दोज लॉज, स्टैट्यूट्स है, ये पार्लियामेंट ने बनाए हैं। वी हैड अर्लियर डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ लॉज कैटेगरीज। नंबर 1 सिविल, क्रिमिनल, सिविल, and third one was common laws, and fourth one were statutory laws. Statutory laws means which are framed by the command. Command is parliament in India or the legislative assembly in the state. जो कानून लोगों के लिए बना दिए गए उन्हें हम लॉ कहते हैं, एक्ट कहते हैं, स्टैट्यूट्स कहते हैं। जो भी स्टैट्यूट बने हैं 2 तरह के हैं, एक सब्सटेंटिव और दूसरे हैं प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में क्या डिफरेंस है हल्का सा बताऊंगा अब, क्योंकि डिटेल में हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट। जो सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव लॉज, स्टैट्यूट्स जो सब्सटेंटिव लॉ को डिफाइन करते हैं, उनके अंदर लीगल रिलेशन देखा जाएगा। किस किस के बीच, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, 1 2 3 डिफरेंट, या इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट, सरकार और इंडिविजुअल के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाते हैं जो लॉज, उन्हें हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। और सब्सटेंटिव लॉ को थोड़ा और एलोबरेट अगर किया जाए
refer to how facts of each case are handled and how to penalize or ascertain damages in each case. Substantive law you know very well. उसके अंदर ये चीज बताई होगी कि इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, वहां हमने क्रिमिनल में जब पढ़ा था तो ऑफेंस की बात आएगी, यहां हम सिविल की बात कर रहे हैं। अब हम सिविल में जो लॉसेस किए गए हैं, जो प्लेंटिफ ने सफर किया है, उस चीज के बारे में। अब मैं पहले क्रिमिनल लॉ के अंदर सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ को बड़ा अच्छे तरीके से आपको बताया है, मेरी वीडियोस देख सकते हैं आप उस चीज। लेकिन यहां मैं अब सिविल की जब बात कर रहा हूं तो सिविल के साइड से ही इसको डिफाइन करूंगा। तो देखिए, पेनल्टी, पेनलाइज और असर्टेन डैमेजेस इन ईच केस। पेनल्टीज के रूप में डैमेजेस दिए जाएंगे सिविल के अंदर, अगर वो प्रूव हो जाता है केस, प्लेंटिफ सक्सीड कर जाता है। लेकिन वहां पर सिर्फ ये लिखा है सब्सटेंटिव लॉ के अंदर कि इस केस को ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके अंदर ये चीज है, ये पनिशमेंट होगी। ओनली क्या होगा, पर्टिकुलर एक्ट के लिए पनिशमेंट्स डिसाइड होंगी सिर्फ। लेकिन वो कैसे होंगी, वो कैसे होंगी ये डिफाइन नहीं किया गया है और ना होगा। सब्सटेंटिव लॉ सिर्फ एक रास्ता है, हर चीज के लिए एक पैरामीटर बना दिया गया है कि इस केस में ये डैमेज हुआ है, ये लायबिलिटी है, दैट्स ऑल। बट दूसरी तरफ इनको लायबिलिटीज को कैसे करना है, थोड़ा नए जुड़े हैं, जैसे सुरेंद्र जुड़ा है, एक दो और जुड़े हैं बीच में, उनको मैं थोड़ा सा हल्का सा बाहर लेके चलूंगा। सब्सटेंटिव लॉ में बेटे जैसे आईपीसी की बात है, क्रिमिनल साइड से आईपीसी में लिखा गया है कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर एक्ट पे जो ऑफेंस किया गया उसके लिए इन धाराओं के अंतर्गत ये सजा के प्रावधान हैं। हर एक सेक्शन के अंदर ये लिखा गया है, डिफाइन कर दिया गया है कि पर्टिकुलर एक्ट के लिए पर्टिकुलर पनिशमेंट होगी। लेकिन सब्सटेंटिव लॉ के अंदर, आईपीसी इज सब्सटेंटिव लॉ, तो वहां पर ये कहीं नहीं लिखा गया है कि सजा कैसे होगी, वो बताता है प्रोसीजरल लॉ, और वहां प्रोसीजरल लॉ क्रिमिनल साइड में है सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको। तो जैसे आईपीसी के अंदर क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट है, सब्सटेंटिव को प्रोसीजरल में बदलने के लिए, उस सब्सटेंटिव को कंक्रीट रिजल्ट तक लाने के लिए, तो इधर भी देयर आर सर्टेन लॉज जो कि हमें पनिशमेंट, जो कि पेनल्टीज और टॉर्ट, नेग्लिजेंस, ये सब चीजों के बारे में बताएगी कि पर्टिकुलर इस एक्ट के लिए इस ऑफेंस नहीं होगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जो रॉन्ग डोअर किया गया है किसी व्यक्ति के खिलाफ, जिसने सफर किया है हार्म, उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट इन द शेप ऑफ डैमेजेस, इन द शेप ऑफ कंपनसेशन। इज इट ओके? तो आगे सब्सटेंटिव लॉ को थोड़ा और डिस्कस कर ले। सब्सटेंटिव लॉ एस्टेब्लिशेस राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। इतनी देर जो हमने बोला, कंक्रीट सा रिजल्ट ये है कि सब्सटेंटिव लॉ हर व्यक्ति के राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज को डिस्कस करता है। ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरी ड्यूटीज हैं और ये मेरी लायबिलिटीज है अगर मैं उन राइट्स और ड्यूटीज को इन्फ्रिंज करता हूं। इफ आई एम नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट, obeying what is mentioned in the statutes, if I don't obey that, I will be penalized for the liabilities. तो ये substantive law में clear बताया गया है। They also define our rights and responsibilities as citizen. हमारे सिटीजन होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और हमारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सोशल सर्कल के अंदर, स्टेट के खिलाफ, एक पर्टिकुलर सिटीजन के लिए, एक सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवेश के लिए, ये सब चीजें सब्सटेंटिव लॉ में बताई गई है। रूल्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर दैट गवर्न्स हाउ पीपल बिहेव। और सब्सटेंटिव लॉ
एक ऐसा बुक है, एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर कानून बनाने वालों ने लोगों को यह समझाया है कि इस काम को ऐसे ही करना है, अदरवाइज यू विल बी पेनलाइज्ड लाइक दैट। इसकी सजा ये, लेकिन प्रोसीजर यहां कहीं नहीं। जैसे क्रिमिनल साइड में आईपीसी का प्रोसीजर नहीं है, उसको सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से लिया जाता है, वैसे ही यहां पर भी सिविल लॉज के अंदर प्रोसीजर होगा। वो कौन सा प्रोसीजर होगा, कौन सा एक्ट उसमें अप्लाई करेगा, वो मैं अब आगे लेके चलता हूं। लेकिन थोड़ा सा पहले प्रोसीजरल लॉ को देखें। प्रोसीजरल लॉ governs the mechanics of how a legal case flows. Governs the mechanics of how क्या a legal case flows. A legal case कैसे आगे बढ़ेगा, मैकेनिज्म है इसके अंदर कि जो सब्सटेंटिव लॉ में पनिशमेंट्स बताई गई हैं, लायबिलिटीज बताई गई हैं, राइट्स और ड्यूटीज की इन्फ्रिंजमेंट्स बताई गई हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ा के किस प्रोसेस से उसको उस जगह तक, रिजल्ट तक लेके जाएंगे, दैट इज प्रोसीजर। इट अडहियर्स टू ड्यू प्रोसेस। एक प्रोसेस दिया गया है। प्लेंटिफ दावा केस करेगा, दावा डालेगा कोर्ट के अंदर, वहां पर डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सूट डिक्री हुआ तो उसको पनिशमेंट होगी, अगर डिसमिस हुआ तो कुछ नहीं होगा। ये प्रोसेस कौन करता है, दैट द ऑनरेबल कोर्ट। यहां पुलिस का कोई काम नहीं, किसी और एजेंसी का कोई काम नहीं। इट इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्लाइंट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, पार्टी टू द सूट और टू द कोर्ट। कोर्ट और पार्टीज के बीच का काम। No other agency comes in procedural law when we deal in the civil side. Okay? Next one. Refers to the different processes through which a case proceeds. I generally discussed it. ये रेफर करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को थ्रू विच ए केस प्रोसीड्स। केस कैसे आगे बढ़ेगा। एंड आई होप कि आज की जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स, ये सफिशिएंट रहेगी। मैं 10 मिनट के इसी पीरियड के अंदर अपनी ये खत्म कर दूंगा, क्योंकि कल से हम फिर सीपीसी को आराम से पढ़ेंगे। वहां तक पहुंचा दूंगा, उस दरवाजे तक पहुंचाऊंगा आज आपको। कल से फिर बहुत अच्छे तरीके से हम प्रोसीजरल लॉ को देखेंगे। लेकिन एनी हाउ आई होप कि हम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो प्रोसीजर लॉ पता लग गया आपको। अब चलते हैं सिविल लॉ। क्रिमिनल पढ़ा था, सिविल लॉ फिर से एक बार आपको मैं दोबारा याद करवा दूं। द सिविल लॉ कंसिस्ट्स ऑफ ए बॉडी ऑफ रूल्स, procedures, regulations and judicial precedents that helps in resolving the various non-criminal disputes. इसको मैं चाहूंगा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये जरूरी है आपके लिए। स्क्रीन शेयरिंग का 1 सेकंड होल्ड रखना। हाँ, ये वाला पार्ट आपको देखना है। इट इज टू बी हार्ड। 4 मिनट 35 सेकंड है, ठीक है। और अगली क्लास नहीं होगी फ्रेंड्स आज, यही में मुझे लगता है कि आप इतने में ही आज संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लो स्क्रीन आ गया आपके पास। सिविल लॉ, अब बिल्कुल कंक्रीटली हम अपने एक पॉइंट की ओर आ गए। पिछला मेरा एक रिकैप था, उसको हमने कैसे समझना था वो आप देख लें। सिविल लॉ, द सिविल लॉ कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ रूल्स, body of rules and procedures, regulations and judicial precedents. रूल्स बनेंगे बॉडी ऑफ रूल्स, प्रोसीजर आएगा उसके अंदर, किस प्रोसीजर से पनिश करना है। उसके बाद अगला जो होगा वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जुडिशरी उसको कैसे डील करेगी, या जजमेंट्स क्या आई हैं सिविल लॉ के अंदर, प्रेसिडेंट्स वो कहलाए जाते हैं। और हमें नॉन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अथॉरिटी देती है, प्रोसेस देती है, दैट इज सिविल लॉ। नेक्स्ट वन फर्दर इसी में है, केसेस आर इनिशिएटेड इन द शेप ऑफ सूट्स बाय ए प्राइवेट पार्टी, वी हैव डिस्कस्ड इट। प्लेंटिफ,
केसेस आर यूजुअली डिसाइडेड बाय ए जज, जज ही करेगा इसमें। यूजुअली का मतलब है कहीं ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कहीं सेमी ट्रिब्यूनल्स रहते हैं, वहां जजेस का उनको जज डेजिग्नेट नहीं करते, जैसे आर्बिट्रेशन है, कुछ और कोर्ट्स हैं वहां ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर काउंट होंगे, दे आर नॉट ट्रीटेड एज जजेस, लेकिन यूजुअली बाय द जजेस। पनिशमेंट ऑलवेज होगी मॉनेटरी अवार्ड्स और नेवर कंसिस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वी हैव डिस्कस्ड इट वेरी क्लियर, राइट फ्रेंड्स। To prevail, the plaintiff must establish the defendant's liability only according to the preponderance of evidence। अब ये चलेगा पाठ हमारा, वहां स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी क्रिमिनल में, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस आएगी। यहां पर एविडेंस किसकी वेट ज्यादा है, मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया है अपने पुराने वीडियोस में, उसको देख लीजिएगा। प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस किसकी फेवर में, उसकी फेवर में केस चला जाएगा, आइदर सक्सीड और डिसमिस। ओके, to the same legal protections as are the criminally accused. The defendants are not entitled to the same legal protections। ये थोड़ा सा उस टाइम आपने देख लिया है इस चीज को। जो क्रिमिनल साइड के अंदर अक्यूज को कुछ प्रोटेक्शन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहां नहीं मिलेंगी, डिफेंडेंट को नहीं मिलेंगी, वो प्राइवेट पार्टी है कोर्ट के अंदर, राइट। नेक्स्ट वन, अब आ गया जी हमारे पास, जहां सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ की बात करी। जैसे हमने क्रिमिनल साइड में सबसे पहले पढ़ा सीआरपीसी, द प्रोसीजरल लॉ ऑफ क्रिमिनल साइड विद एविडेंस एक्ट, वो आएगा दोबारा से। तो यहां पर एज यूजुअल क्रिमिनल साइड में जहां सीआरपीसी है, वहां पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, Act number 5 of 1908, it has been enacted for procedure, for running the procedure in civil matters। हार्डली 1 मिनट भी नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो बाकी का काल हम कल करेंगे। हम सीपीसी के वर्ष पे पहुंच गए हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, को एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। तो ये वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, आप इसे देखिए और एलोबरेटली हम इसको कल देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज का ये टॉपिक, और कल से हम सिविल प्रोसीजर कोड को देखेंगे, कैसे सीआरपीसी की तरह ये भी हेल्प करता है सिविल साइड के अंदर, राइट फ्रेंड्स। तो सिविल साइड के अंदर जाने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड के साथ। थैंक यू।